नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हम अमूमन देखते हैं कि लाइफस्टाइल में कई परिवर्तन होते हैं और इसमें हाइपरटेंशन एक बड़ी बीमारी बनकर उभर रहा है। यही बड़ी वजह है कि हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को जागरूक करना होता है, लेकिन अधिकांश समय देखा गया है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हाइपरटेंशन के लिए कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर होता है। आखिर कैसे इससे बच सकते हैं, किस तरह के बदलाव अपने डेली जीवन में ज़रूरी है और किस तरह से छोटे छोटे उपाय से इसको दूर किया जा सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज़ करते हैं हेल्थ गुरु का। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर अपोलो हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आखिर हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, जो कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। इसकी अधिकतम रेंज जो होती है वो 140 और 90 होती है। यदि ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और सर, अगर लक्षणों की मैं बात करूं, किस तरह के लक्षण इसके होते हैं? जी, ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर, जैसा कि आपने बोला, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि अमूमन इसके ज़्यादा कुछ लक्षण होते नहीं हैं और ये इतनी धीरे धीरे बढ़ता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कुछ केसेस में माइनर हेडेक या कुछ चक्कर आना या डिजीनेस या किसी को नाक से ब्लीडिंग होना, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, ब्लड प्रेशर पहली बार इन लक्षणों से पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट किसी दूसरी बीमारी के लिए जाता है और एक रूटीन ली जब ब्लड प्रेशर उसका चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और मेनली ब्लड प्रेशर जब पता चलता है तब ये कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, या तो स्ट्रोक के साथ, ब्रेन हेमरेज के साथ, या हार्ट अटैक के साथ, या किडनी खराब होने के साथ। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अमूमन इसके ज़्यादा कुछ लक्षण होते नहीं हैं। सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, किस तरह के दुष्परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं इसमें? जी, ब्लड प्रेशर यदि लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे इसकी वजह से या तो ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक, या ये धीरे धीरे गुर्दे की नसों को भी खराब करता है और गुर्दे को भी खराब करता है। तो मेनली ब्लड प्रेशर के जो 3 जो गंभीर दुष्परिणाम हैं उनमें से ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक, हार्ट अटैक और CKD या गुर्दे की खराबी है। सर, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे पीड़ित नजर आता है? जी, तो एक तो आपने बोला कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दूसरी बात आपने करी कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे पीड़ित नजर आता है। तो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अर्बन पॉपुलेशंस में 30 से 40% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और ग्रामीण पॉपुलेशन में लगभग 20 से 25% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। अब समस्या ये है कि जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है उनमें से आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। जिन आधे लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है उनमें से सिर्फ आधे लोग ही दवा लेते हैं, बाकी लोग दवा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ब्लड प्रेशर है तो है, डॉक्टर ने बताया, लेकिन हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम दवा क्यों लें। फिर जो आधे लोग उनमें से दवा लेते हैं उनमें से भी आधे लोग प्रॉपर दवा नहीं लेते हैं। प्रॉपर दवा का मतलब कि हमने दवा तो ले ली पर उससे प्रॉपर BP कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले ब्लड प्रेशर को जानें कि हमें ब्लड प्रेशर है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट लें और वो भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट लें। और जो आपने पूछा कि क्या इसका इलाज है और कैसे है, तो बिल्कुल इसका इलाज है, दवाइयों से भी है और लाइफ स्टाइल से भी है। शुरुआती जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको बहुत ही इनिशियल स्टेज का ब्लड प्रेशर रहता है, उनको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं
उससे भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है। और जिनको उससे के द्वारा नहीं होता है उनको बहुत सारे मेडिकेशन अवेलेबल हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत सेफ हैं और बहुत चीप हैं, जिनसे कि ब्लड प्रेशर पूर्णतः या अच्छे से कंट्रोल हम कर सकते हैं। डॉक्टर खिलेश, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है जिससे इसको कम से कम रोका जा सके। 95% लोगों में जब 30 साल के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब उसका कोई एक मेन रीज़न समझ में नहीं आता, बट वो ब्लड प्रेशर होता है या बीमारी होती है। तो एक उसमें भी दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल में यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, पैतृक है, हेरिडिटरी है, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हेरिडिटरी को। पर कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। आजकल ओबेसिटी पेंडेमिक आ गया, खासकर कोरोना के 2 साल में लोगों ने बहुत वेट गेन किया है। लोग कोविड में वर्क फ्रॉम होम करते रहे, जिससे कि काफ़ी वेट गेन हुआ है, ओबेसिटी हुई है। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग हार्डली कुछ टाइम निकालते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। फिर इम्प्रॉपर डाइट, जो कि वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड जंक फूड। फिर स्मोकिंग, जो कि हम खुद ही खरीदते हैं रिस्क फैक्टर, उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं और अपना शरीर भी खराब करते हैं, स्मोकिंग। फिर एक्सेसिव एल्कोहल और इम्प्रॉपर स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। आजकल हमने देखा है युवा जो है कई कारणों से, लेट वर्क शेड्यूल की वजह से या तो पार्टी या फंक्शंस की वजह से लेट सोते हैं, तो नींद पूरी नहीं होती, इम्प्रॉपर नींद लेते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो हार्ट अटैक के लिए भी है और ब्लड प्रेशर के लिए, वो स्ट्रेस। आजकल युवाओं में स्ट्रेस बहुत हो गया है, तनाव बहुत हो गया है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इम्प्रॉपर डाइट, स्मोकिंग, एल्कोहल, इम्प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस, ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। और जिनको यदि हम कंट्रोल कर लें तो ऑलमोस्ट 75% केसेस में हम ये कह सकते हैं कि हम बिना दवा के भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। सर, हमने ये भी देखा है कि लोग ज़रूर, जैसे आपने कहा कि शुरुआती दौर में टैबलेट्स लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई है। कुछ ऐसे केसेस आपके पास आते हैं कि एकदम से, जैसे जिस तरह से साइलेंट अटैक इसको कहा जाता है, साइलेंट किलर किया जाता है, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके? बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि या तो वो अटैक के साथ आ रहे हैं या लकवे के साथ, फालिस के साथ आ रहे हैं, किडनी खराब। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही लेके आते हैं, उनका अल्टर्ड सेंसोरियम में आते हैं। अल्टर्ड सेंसोरियम मीन्स कि उनके ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका कॉन्शियस लेवल डाउन हो जाता है। तो बीपी 200 से ज़्यादा, 220 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं। तो जब उनमें हम हिस्ट्री लेते हैं तो कई बार तो फर्स्ट टाइमर होते हैं कि वो उनको पता ही नहीं था अभी तक कि ब्लड प्रेशर है। पर कई ऐसे भी होते हैं कि जिनको मालूम था कि ब्लड प्रेशर है, उनको दवा भी शुरू की गई थी, पर उन्होंने कहा कि हमको तो अब ठीक लग रहा है, और हमने दवा बंद कर दी बिना डॉक्टर से पूछे या बिना बीपी चेक किए। तो ब्लड प्रेशर की दवा तभी कम करें या बंद करें जब डॉक्टर आपको उस चीज़ की सलाह दे कि हाँ, अब आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में है कि हम थोड़ा दवा कम कर सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के पूछे आप सिर्फ इसलिए कि अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम दवा बंद कर देते हैं, ये बहुत डेंजरस हो जाता है, बहुत कैटास्ट्रोफिक कई बार हो जाता है। बिल्कुल। सर, हमने ये भी देखा है कि एज फैक्टर इस पे काम करता है। जैसे आपने कहा कि युवा ज़्यादा ग्रसित है, तो क्या अभी जो वर्तमान सिनेरियो बना है उसमें क्या एज फैक्टर कोई आपको नज़र आता है या फिर हेरिडिटी इशू या किस तरह के केसेस? युवा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ऐसा नहीं है, पर अब युवाओं में भी आने लगा है। अमूमन हम ये समझते थे कि ये बीमारी 40-50 साल के बाद की है, लेकिन अब जो मैंने रिस्क फैक्टर बताया, स्मोकिंग, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ओबेसिटी, इसकी वजह से अब अर्ली 30s में भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आने लगे हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो प्रिवेलेंस है ये एज के साथ बढ़ता है, पर अब हम जो देख रहे हैं कि अब युवाओं में भी ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां आने लगी हैं। तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने बताया, ये हार्ट अटैक के लिए भी हैं और ब्लड प्रेशर के लिए भी है। तो बिल्कुल और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इस बार की थीम क्या कुछ है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, थीम पे डिस्कस करते हैं, इस बार की थीम क्या कुछ है, कैसे अवेयरनेस कैंप जो है वो चलाया जाएगा? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की इस बार की जो थीम है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली
कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर कि सबसे पहले तो आपको अपने ब्लड प्रेशर के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। एक इसके पहले कैंपेन चला था, नो योर नंबर्स, आपका शुगर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। सो सिमिलरली नो योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। तो मेजर करना है और उसको एक्यूरेटली करना है। आप ब्लड प्रेशर क्लिनिक पे जाके अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से भी मॉनिटर मेजर करवा सकते हैं। आजकल होम डिवाइस भी आ गए हैं, उस पर भी आप घर पे मेजर कर सकते हैं, बट इट शुड बी एक्यूरेट। अब जो आपने मेजर कर लिया तो आइदर इट इज नॉर्मल और इट इज रेज्ड, दैट मीन्स यू आर हाइपरटेंसिव। सो इफ यू आर हाइपरटेंसिव, यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल इट, सिंपली कंट्रोल इट। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल इट आइदर बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाय मेडिकेशन। इसमें जो भी मेडिकेशन ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग देते हैं, 3-4 ग्रुप के मेडिकेशंस हैं, अमूमन सारे सेफ हैं। लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि साहब आप दवा लिख रहे हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो दवा के साइड इफेक्ट हैं वो जो ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट हैं उससे काफ़ी कम है। तो आप ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली चेक करिए, यदि बढ़ा हुआ है तो उसको डॉक्टर की सलाह पे, अपने डॉक्टर की सलाह पे उसके लिए दवा या जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो एडवाइस करते हैं वो लीजिए। सो कंट्रोल इट एंड कंट्रोल इट प्रॉपरली। मीन्स कि यदि टारगेट है ब्लड प्रेशर का, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए हम लोग बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं, या जो गाइडलाइन बोलती हैं कि 140/90 से नीचे ब्लड प्रेशर होना चाहिए। 120 से 139 तक हम लोग उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। सिमिलरली 80 से 89 तक प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, मीन्स प्री हाइपरटेंशन की पहले की स्टेज। तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल क्यों करें? इसलिए नहीं कि आपको सिम्टम है कोई, क्योंकि सिम्टम तो आपको होते ही नहीं है शुरुआत में या शुरुआती कोई लक्षण ब्लड प्रेशर के होते नहीं है। बट आपको ब्लड प्रेशर के जो अपना रीडिंग है उसको नॉर्मल रेंज में रखनी है। क्यों? टू लिव लॉन्गर, बिकॉज यदि आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे आपका हार्ट को डैमेज करेंगे, आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, आपके ब्रेन को डैमेज करेंगे, आपके गुर्दे को डैमेज करेंगे, किडनी को डैमेज करेंगे। और आपको जब पता चलेगा तब तक बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होगी। और फिर अमूमन ऐसे केसेस में जिनको ये एंड स्टेज बीमारियां हो जाती हैं, चाहे किडनी की बीमारी हो या हार्ट अटैक हो या फालिज हो, लकवा हो, ब्रेन हेमरेज हो, ऐसे लोगों का लाइफ स्पैन अमूमन नॉर्मल से कुछ ना कुछ तो कम हो जाता है। सो कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। यदि आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा और आप अपना एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है जीवन वो यापन कर पाएंगे। सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन मॉनिटरिंग कैसे ज़रूरी होती है? किस तरह की मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? जी, एक बार यदि पता चल गया कि ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा है, तो हम डॉक्टर लोग उसको ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी है उस हिसाब से मेडिकेशन और उसका लाइफस्टाइल चेंजेस प्लान करते हैं। और ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें डॉक्टर और पेशेंट का आपस का ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के पार्ट पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने दवा लिख दी और वो दवा लिख के भूल गया। अब चूंकि बीमार आप हैं, बीमारी आपको है, इसलिए मॉनिटर आपको करना पड़ेगा। तो आपको मैं जो यूजुअली करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ, मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि आप अपने घर पे एक ब्लड प्रेशर मशीन ले लीजिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर की मशीन्स आ गई हैं जो कि बहुत इजी टू यूज़ हैं। आप सिंपली घर पे उनसे मेज़र कर सकते हैं। फिर पेशेंट्स का एक क्वेरी होता है कि उसमें कुछ एरर तो नहीं होता है, कम ज़्यादा तो नहीं होता है, तो उसको आप पीरियडिकली आप डॉक्टर के पास जाके उसको काउंटर चेक कर सकते हैं। आपकी मशीन की रीडिंग या डॉक्टर की जो मशीन की रीडिंग है उससे क्रॉस चेक उसको कर सकते हैं। तो आपको खुद ही मॉनिटर करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर। और जब पहली बार किसी मरीज का ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो हम लोग ब्लड प्रेशर की दवा को अप टाइट्रेट करते हैं। यदि सपोज 200 या 110 किसी का ब्लड प्रेशर है तो हम उसको सडनली 120 से 70 तक नहीं लाते हैं, हम उसको दवा चालू करते हैं, धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो इस दौरान हमको मल्टीपल विजिट्स पेशेंट्स के लगते हैं, उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए एडिक्वेट दवा की मात्रा कितनी है वो डिसाइड करने में।
इट कैन टेक मोर देन अ मंथ। तो जब एक निश्चित दवा उस पेशेंट के लिए निर्धारित हो जाती है कि हाँ इतना डोज आपको आपके प्रॉपर बीपी कंट्रोल के लिए लगेगा, उसके बाद वो उसके जो विजिट्स हैं या डॉक्टर विजिट हैं वो कम फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। फिर वो अपना वीक में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर ले या डॉक्टर के पास 2 महीने में या 3 महीने में एक बार चेक करा ले। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग हमको करनी चाहिए। कई बार हमको दवा के डोज जब पेशेंट आता है फॉलो अप विजिट्स पे, तो कई बार हमको बढ़ाना भी पड़ता है दवा ब्लड प्रेशर के हिसाब से, कई बार कम भी करना पड़ता है। सर हाइपरटेंशन और स्ट्रेस को आप कैसे देखते हैं? एक तो हाइपरटेंशन के नाम में ही टेंशन है, बट एक्चुअली वो नहीं है, टर्मिनोलॉजी है वो। बट स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर के लिए। सो स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। तो जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी की। बट जब हम किसी वजह से तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो पैथोलॉजिकल होता है। एंजाइटी एक लाइफस्टाइल का नॉर्मल पार्ट है, बट जब वो एंजाइटी स्ट्रेस का रूप ले लेती है, और एंजाइटी 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो तो चलेगा, बट जब यदि हम राउंड द क्लॉक एंग्सियस हैं, राउंड द क्लॉक स्ट्रेस में हैं, तो वो कंटिन्यूस हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखेगा। और जब कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखेगा तो वो निश्चित रूप से डेलीटरियस होगा हमारी बॉडी के लिए, हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए। सो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, न केवल ब्लड प्रेशर के लिए, ये डायबिटीज के लिए भी है, हार्ट अटैक के लिए भी है, और सीवीए या स्ट्रोक या लकवे के लिए भी है। अब स्ट्रेस आज की जो लाइफ स्टाइल है, अर्बन लाइफ स्टाइल है खासकर, उसमें जो युवा हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत हैं, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस बहुत हैं। सो सबके स्ट्रेस अलग अलग हैं, सबके उनकी रेमेडीज भी इसलिए अलग अलग हैं। बट एक जो कॉमन रेमेडी है वो ये है कि एटलीस्ट आप 40 से 45 मिनट या 1 घंटे रूटीन एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, योगा या मेडिटेशन करें। यदि कोई आपकी हॉबी है, म्यूजिक है, डांस है, तो उसमें एंगेज हों। और जो स्ट्रेस को कम करने के लोग जो दूसरे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल में इंडल्ज हो जाना, या और उसमें ड्रग लेने में एंगेज हो जाना, वो एक गलत तरीका है स्ट्रेस दूर करने का। स्ट्रेस एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, किसी को कम किसी को ज़्यादा, पर हमें मालूम होना चाहिए कि हमको स्ट्रेस है, और हम उसको अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से उसको डिस्कस करें। उसके जो मैंने तरीके बताए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, आपकी फेवरेट हॉबीज़ जो हैं उनको आप टाइम समय दें। स्पोर्ट्स है किसी का म्यूज़िक है, किसी का डांस है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। बट स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप ड्रग्स, स्मोकिंग या अल्कोहल कभी ना लें। ये आपको और रिस्क फैक्टर बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने साझा की है। अवेयरनेस एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। हर साल इसको मनाते भी हैं, और इसका पीछे का मकसद ये रहता है कि लोग जागरूक हो सकें। कैसे सर आप लोग कैंपेन करने वाले हैं, कैसे ये पूरा जो प्रोग्राम है वो चलने वाला है? हाइपरटेंशन डे मनाते ही इसलिए हैं कि हम आम पब्लिक को इसके प्रति सेंसिटाइज करें, जागरूक करें। क्योंकि अगेन फिर वही बात आती है कि ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। वो उनको पता ही नहीं चलता, जब तक उनको ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा पहुंच जाता है उनको पता ही नहीं चलता। तो ये मौका हम यूटिलाइज करना चाहेंगे लोगों को, आम पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए, कि 30 की उम्र के बाद हम रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। 3 से 6 महीने के अंतराल में, सपोज यदि हम आज चेक कराते हैं नॉर्मल आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर उसको भूल जाएं। हमको रेगुलरली चेक कराना है, क्योंकि आज नहीं हो सकता 6 महीने बाद हमको ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, 1 साल बाद ब्लड प्रेशर बढ़। तो हम इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे विभिन्न माध्यमों से, पेपर, प्रिंट मीडिया से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, और भी तरीके से लोगों को ये सेंसिटाइज करना चाहेंगे
कि वो ब्लड प्रेशर को एक बीमारी समझें और इसका अर्ली डिटेक्शन इसके लिए इसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। यदि किसी को निकलता है तो उसका प्रॉपर इलाज लें। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल लूंगी, क्या सारे व्यूअर्स को आप मैसेज देना चाहेंगे, कैसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें और कैसे हेल्दियर रहें? मेरे व्यूअर्स को मेरा यही मैसेज है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें कुछ ज़्यादा करना होता नहीं है, जो अपन ज़्यादा कर रहे होते उसको रोकना होता है। जो टाइम से सोना, टाइम से खाना, खाने वाली चीज़ें, सब लोग पूछते हैं कि आप क्या खा सकते हैं, घर में जो बनता है सब खा सकते हैं, आपको वो नहीं खाना है जो नहीं खाने वाली, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको ड्रिंक नहीं करना है, आप नॉन वेज या रेड मीट कम से कम लें, आप जो फ्राइड फूड है या जो जंक फूड है उसको कम से कम लें। जो मल्टीपल फ्राइड फूड है जैसे कि समोसे, कचौड़ी, जो हम इंदौरी बहुत उसके लिए फॉन्ड ऑफ हैं, लेकिन उनको कम से कम करें क्योंकि उनमें ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, या म्यूज़िक हो या डांस हो या स्पोर्ट्स हो, और स्वस्थ रहें। नियमित अपने नज़दीकी फिजिशियन से, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन हैं, जो कि आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे नियमित रूप से अपनी जांच कराएं और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत इम्पोर्टेंट बात साझा की है डॉक्टर अखिलेश जैन ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो ये एपिसोड का मकसद यही था कि आप इस बात को समझ सके कि आपकी जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, इसमें से अगर थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आप अपने जीवन में शुमार करेंगे तो हाइपरटेंशन कभी नहीं होगा, और अगर होता है तो उसका एक सुरुचित इलाज है और उससे आप आसानी से हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि ट्रीटमेंट को प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से लिया जाए। आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन्स को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।